लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था उसमें हमने ब्रीफ हिस्ट्री स्टार्ट से मैं अब आपको बता रही हूँ कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, कि हमारा जो केमिस्ट्री इन द एटमॉस्फेयर कि केमिस्ट्री इन द एटमॉस्फेयर में हम लोग जो स्टडी कर चुके हैं उसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर कैसे बना है, किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आई हैं, जिसके बाद जो आज का एटमॉस्फेयर है वो इस तरह से है। उसके बाद थोड़ा सा हमने जो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, दीज आर लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स किस तरह से स्टार्ट में किस फॉर्म में थे और उसके बाद जो अब फॉर्म है इनकी तो उसमें कैसे हैं, और जो एटमॉस्फेयर में इन एलिमेंट्स का एक बैलेंस है वो बैलेंस किस तरह से कायम है, तो इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ था ट्रोपोस्फेयर, केमिस्ट्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, जो फर्स्ट लेयर है डिफरेंट एटमॉस्फेयर की 4 to 5 लेयर्स हैं, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड ऑक्सोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर जो ग्राउंड से हम देखते हैं तो ये है ट्रोपोस्फेयर, और टोटल ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास कंसिस्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। व्हाई? बिकॉज हम जो एटमॉस्फेयर को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एयर, कि जहां तक एयर की लिमिट है उस एरिया को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर चाहे बहुत ही कम अमाउंट में भी है ना वहां पर, तो हम उसको एटमॉस्फेयर के ही अंडर लेते हैं। इसीलिए तो 80% एयर है ट्रोपोस्फेयर में, इसीलिए हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर का 80% मैस जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही है। अब ट्रोपोस्फेयर में मोस्टली जो विजिबल फिनोमिना हैं, जिसमें वेदरिंग और क्लाउड्स और जितने भी आपके विजिबल फिनोमिना, थंडरस्टॉर्म और ये सारी चीजें, ये सारे फिनोमिना जो है वो ट्रोपोस्फेयर में हो रहे हैं। और एयर की एक एबिलिटी है कि ये इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी अमाउंट मेंटेन रहती है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं वो अमाउंट, उनकी कॉम्पोजिशन मेंटेन रहती है। ये ट्रोपोस्फेयर की एबिलिटी है, आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर की एबिलिटी है कि ये एलिमेंट की कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखती है। अगर कहीं कंजम्पशन हो रही है तो दूसरी जगह पर प्रोडक्शन भी हो रही होगी, जिसकी वजह से जितने प्रोसेस कंजम्पशन में किसी एलिमेंट में इन्वॉल्व है उतने ही प्रोसेस नेचुरली उसके प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की ये एक एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एबिलिटी ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, और वो हम ऑक्सीडेटिव एबिलिटी ऑफ द ट्रोपोस्फेयर भी कर चुके हैं। उसमें हम देख चुके हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट थे या जो एयर पोल्यूटेंट थे वो कैसे आ रहे हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स का सोर्स या एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक है, उनका रिएक्शन कैसे होता है और वो एंटर कैसे होते हैं एयर में, और उसके बाद जो बेसिक एलिमेंट्स ऑक्सीडेटिव एलिमेंट जो है ऑक्सीडेटिव पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें आ जाता है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन कैसे ट्रोपोस्फेयर में होती है ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो ट्रोपोस्फेयर की है वो कैसे काम कर रही है, कि ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है ट्रोपोस्फेयर की, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब एलिमेंट्स के जो सोर्स है एयर पोल्यूटेंट के, पोल्यूटेंट जो एंटर हो रहे हैं एयर में, उनमें प्राइमरी जो सोर्सेज है उसको हम कैटेगराइज करते हैं दो सोर्सेज में, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। अब नेचुरल सोर्सेज के थ्रू जो एयर पोल्यूटेंट एंटर हो रहे हैं वो नेचुरली ही प्रोसेस के थ्रू वहां से किसी ना किसी सूरत में कंज्यूम भी हो रहे होंगे और किसी और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट भी हो रहे होंगे नेचुरली। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं, जो मैन मेड सोर्सेज हैं, जो ह्यूमन बीइंग की तरफ से जो एयर पोल्यूटेंट एंटर हो रहे हैं, तो वो जाकर उस बैलेंस को, उस साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, तो वो एयर पोल्यूटेंट ये दो सोर्सेज थे, और इन सोर्सेज को फर्दर कैटेगराइज किया गया था कि कौन कौन से इसमें सोर्सेज आ जाते हैं, जो नेचुरल में आ जाते हैं, जो इंडस्ट्री उसमें एंथ्रोपोजेनिक में आ जाते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब एयर पोल्यूटेंट एक्चुअली हम किसको कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ट्रोपोस्फेयर हैज कांस्टेंट, और इसमें ट्रोपोस्फेयर की केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। और वो कांस्टेंट क्यों, नेचुरली कांस्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ oxidative ability of the troposphere. So the presence of nitrogen, oxygen, carbon dioxide is of great importance because these compounds keep cycling between the organisms and environment through cycles.
अब जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है हमारे पास, जो लाइफ सपोर्टिंग कंपाउंड्स हैं वो है एलिमेंट्स हैं, वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये नेचुरली कांस्टेंट भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये साइकिल, इनके साइकिल्स होते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट में, ये साइकिल में ही रहते हैं कि एक तरफ से अगर इनकी प्रोडक्शन होती है तो दूसरी तरफ से कंजम्पशन भी होती है, ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहली चीज कि जो रिएक्शंस हैं एयर पोल्यूटेंट्स के, उनमें सबसे पहला जो है ऑक्सीजन एयर पोल्यूटेंट, ये कैसे काम कर रहा है। ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इवन हाई ऑल्टीट्यूड पे भी ऑक्सीजन है, डीप इन द ग्राउंड भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर में सॉइल जो वाटर सोक्ड सॉइल है उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन इज द मेजर लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट जिस पर पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड करती है, इट इज द ऑक्सीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का किस तरह से क्या वो हो रहे हैं, तो वाटर ऑक्सीजन, सबसे पहली चीज जो वाटर ऑक्सीजन है, इट इज यूज्ड बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। वाटर ऑक्सीजन जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स से यूज होती है, एंड सम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय एयर एंड सम रिलीज बाय प्लांट इन द एयर। अब ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब ये आया कहाँ से, अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले ऑक्सीजन का सोर्स जो इस वक्त अर्थ पर था वो वाटर। स्टार्ट में वाटर की डिकम्पोजिशन हुई बाय यूवी लाइट और उससे ऑक्सीजन आया। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे सोर्सेज होंगे, लेकिन मेजर जो था वो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर था स्टार्ट में। जैसे जैसे उसके बाद फिर ओजोन बढ़ती गई तो यूवी लाइट का आना अर्थ पर पॉसिबल ना हुआ, जिसकी वजह से अब जो डिकम्पोजिशन होती है वाटर की वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, बिकॉज यूवी लाइट इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं पहुँच सकती। विजिबल लाइट आती है और विजिबल लाइट लेस एनर्जेटिक है एज कम्पेयर टू यूवी लाइट, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ बनना स्टार्ट हुई, वाटर में, ओशंस में। ओशंस में ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हुई। अब ओशंस में ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर से भी हो रही थी कि एयर से एब्जॉर्ब हो रही है, और उसके बाद कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी थे जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन वाटर में दे रहे थे। अब ऑक्सीजन जब वाटर में आ रही है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी आ रही है, जब वाटर ओशंस काफ़ी सारे सैचुरेटेड हो गए ऑक्सीजन से, तो उसके बाद ऑक्सीजन एयर में जाना शुरू हुई और एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ना शुरू हो गई, और उसके बाद जो लाइफ स्टार्ट हुई ऑक्सीजन डिपेंडेंट लाइफ थी, ठीक हो गया। कि बट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व भी हो जाती है, या जो प्लांट्स हैं वहाँ पर वो भी ब्रीथिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, ब्रीथिंग भी हो रही है, तो और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, क्योंकि लाइफ जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन पर ही डिपेंड कर रही है। तो इतनी डीप में वाटर में या डीप ओशन में डेप्थ में ऑक्सीजन कैसे पहुँच रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, कि एयर से एब्जॉर्ब होकर वाटर में ऑक्सीजन जा रही है। अब ये एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर और वाटर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर के प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसकी एबिलिटी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की उतनी ही कम होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिस पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सकती है। सो एब्जॉर्प्शन इसकी ऑक्सीजन की डिपेंड कर रही है, उसके टेम्परेचर, वाटर की टेम्परेचर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकेंड जो एलिमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। And carbon dioxide supply carbon containing element for the plants to for photosynthesis। ये photosynthesis के लिए जो कार्बन की रिक्वायरमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू प्लांट्स के लिए पूरी होती है। कि why these elements are important? Because ऑक्सीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इट इज लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट, बिकॉज रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन से ही होगी। और ऑक्सीजन पहुंचती कैसे कैसे है,
में वाटर की उसमें ओशंस की डेप्थ में भी ऑक्सीजन है, सॉइल में भी ऑक्सीजन है। इसी तरह से सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट प्रोवाइड करती है, कंपाउंड प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, व्हाई नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज यूज्ड by some nitrogen fixing bacteria of some plant roots. नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है, और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कौन बना रहा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और कुछ प्लांट्स की रूट्स जो है वो नाइट्रोजन बना रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट हैं जो कि इसके लिए एटमॉस्फेयर या एयर के लिए या लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी रिएक्शन कैसे होंगे? रिएक्शन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो एटमॉस्फेयर का एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, जो जिस पर पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है। अब ऑक्सीजन नेचुरली कंज्यूम कहाँ हो रहा है? नेचुरली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो रहा है। ऑक्सीजन एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है अर्थ पर, ग्राउंड पर ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और उसकी कंजप्शन और रिसाइक्लिंग भी बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होती है। तो ऑक्सीजन जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कंजप्शन कहाँ हो रही है? उसमें कंजप्शन उसकी हो रही है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन जो मेजर इम्पोर्टेंट उसके जो सबसे ज्यादा जो कंजप्शन सोर्सेज हैं वो है रेस्पिरेशन और कंबशन। ठीक है, ये दो प्रोसेस हैं जिनमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, और ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वो ये है कंजम्पशन, और प्रोडक्शन में आपके पास आता है फोटोसिंथेसिस। ये है प्रोडक्शन, कि इससे ऑक्सीजन अगेन प्रोड्यूस हो रही है। तो ऑक्सीजन टेक पार्ट इन एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शन लाइक बर्निंग ऑफ फोसोफ्यूल्स। फोसोफ्यूल्स की बर्निंग से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, जिसमें CH4 plus 2O2 it will give product, and product is carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड प्लूटेंट है, एयर प्लूटेंट है, क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से, नेचुरल सोर्स से तो जा ही रहा है, लेकिन ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से भी एंटर हो रहा है। इसी तरह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिग्रेडेशन के लिए भी ऑक्सीजन यूज हो रही है। ऑर्गेनिजम्स फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, और इसका भी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीडेटिव गैदरिंग में भी ऑक्सीजन यूज हो रही है। ठीक है, कि ऑक्सीजन फॉसिल फ्यूल की कंबशन में यूज हो रही है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अपनी एनर्जी ऑक्सीजन और जो डिग्रेडेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेड करके ऑक्सीजन के थ्रू तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीडेटिव गैदरिंग से भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो प्रोडक्ट है कंजम्पशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एयर प्लूटेंट। अब ये कंज्यूम कहाँ हो रहा है? ये अगेन ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में कंज्यूम हो रहा है by the plants for the photosynthesis. Water and carbon dioxide in the presence of sunlight will give you ठीक है कि इस फॉर्म में ऑक्सीजन का साइकिल चल रहा है नेचुरल। लेकिन अब ये तो था मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, बट एट हाई एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन सम अदर फॉर्म्स अदर देन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अलावा भी ऑक्सीजन दूसरी फॉर्म्स में
हाई एल्टीट्यूड में एग्जिस्ट करती है, जिसमें आप कह रहे हैं कि एटॉमिक ऑक्सीजन भी है हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अलावा भी दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसमें एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है, एक्साइटेड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ओजोन, ठीक है। ये तीन फॉर्म्स हैं मोस्टली जो हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन कहाँ से आई? एटॉमिक ऑक्सीजन obtained by decomposition of molecular oxygen in the presence of UV light. Atomic oxygen, decomposition of molecular oxygen in the presence of UV light. और excited atoms कैसे प्रोड्यूस होते हैं? These are formed by atomic oxygen, और इससे भी लाइट की UV लाइट की यूज हो रही है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम या एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम emits visible light of 363 and 558 nanometer light. This emit, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है ना, और एक्साइटेड स्टेट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट से कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसको वो एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये कौन सी लाइट एमिट करेगा? विजिबल लाइट। एमिट विजिबल लाइट 636 एंड 558 नैनोमीटर की रेंज में ये लाइट एमिट करेगा, ठीक है। इसके अलावा यूवी लाइट रिएक्ट विद एटॉमिक ऑक्सीजन टू गिव आयनिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ यूवी लाइट का जब रिएक्शन होता है तो ये आयनिक ऑक्सीजन देता है विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस आयनिक ऑक्सीजन then react with oxygen molecule to give atomic oxygen and molecular ionic oxygen। और ये भी हो सकता है कि it will react with nitrogen molecule and give nitrogen atom and molecular or nitrogen oxide in ionic form, ठीक है। और इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल आयनिक ऑक्सीजन है इसकी प्रोडक्शन एक तो एटॉमिक ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से हो सकती है, और दूसरा जो वे है वो है ऑक्सीजन एटम की डिकम्पोजिशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। ये सारा काम हाई ऑल्टीट्यूड में यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। कि मॉलिक्यूलर ion of oxygen with the emission of electron। ये है ऑक्सीजन के रिएक्शंस जो ग्राउंड में हो रहे हैं और जो हाई ऑल्टीट्यूड में हो रहे हैं। ऑक्सीजन किस तरह से कौन कौन से रिएक्शंस में इन्वॉल्व है इन द एटमॉस्फेयर या इन द ट्रोपोस्फेयर, बेसिकली इन द ट्रोपोस्फेयर। इसी तरह से अब ऑक्सीजन में अब जस्ट ट्रोपोस्फेयर की बात नहीं हम कर रहे, उसमें कुछ अमाउंट स्ट्रेटोस्फेयर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन स्ट्रेटोस्फेयर में भी है, और स्ट्रेटोस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो ओजोन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ओजोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल स्पीशीज इन द एटमॉस्फेयर। कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर में ओजोन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल स्पीशीज है, बिकॉज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेज इन द रीजन ऑफ 220 नैनोमीटर टू 330 नैनोमीटर। कि यूवी रीजन जो 220 टू 330 नैनोमीटर की रेंज है वो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द लाइफ, तो इसको एब्जॉर्ब करता है ओजोन, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ओजोन स्टार्ट कैसे, ओजोन का क्या है, किस तरीके से ये आया? तो फोटोसिंथेसिस सबसे, अगर हिस्ट्री में हम जाएं एशियन उसमें, तो फोटोसिंथेसिस ओशंस में हुआ तो इससे ऑक्सीजन बनी, ठीक है। एंड वेल और कहाँ से किस तरह से यूवी रेज में हाई ऑल्टीट्यूड में बना, इसी तरह से मॉलिक्यूलर एक्साइटेड ऑक्सीजन, ओजोन या ऑक्सीजन इन आयनिक फॉर्म किस तरह से आई, ये केमिकल रिएक्शन थे। अब हम बात करते हैं ओजोन की। ओजोन की बहुत कम अमाउंट ट्रोपोस्फेयर में भी प्रेजेंट है,
की एक अलग केमिस्ट्री है, ओजोन का साइकिल है जो हम बाद में इसको स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की, बेसिकली रिएक्टेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, तो उसमें हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ओजोन भी, उसमें भी हम ओजोन की बात करते हैं। ओजोन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, या यहाँ पर अर्थ पर लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब यूवी हार्मफुल यूवी रेज ऑफ 220 नैनोमीटर टू 330 नैनोमीटर। ठीक है, इनको एब्जॉर्ब करती है। अब स्टार्ट कैसे हुआ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट में, बिल्कुल एशियन हिस्ट्री में अगर हम एशियन टाइम में चले जाएं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हर वक्त हो ही रहा है। ठीक है, प्लांट्स तो थे ही थे, या फिर जो इनिशियल ऑर्गेनिजम्स थे, जो बिल्कुल ही एशियन ऑर्गेनिजम्स जो थे वो ऐसे थे जिनमें फोटोसिंथेसिस भी होता था और रेस्पिरेशन भी, साथ में वो एनिमल भी थे और प्लांट भी थे, दोनों तरह से वो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो प्लांट की फॉर्म में वो रिलीज करते थे ऑक्सीजन। इसी तरह से जैसे जैसे लाइफ चली तो प्लांट्स डेवलप होना शुरू हुए, तो प्लांट्स ओशन पे भी जो प्लांट्स थे उन्होंने भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। जब ओशन वाटर जो था वो सैचुरेटेड हो गया ऑक्सीजन से, तो उसके बाद ऑक्सीजन एयर में जाना शुरू हुई, और इसी तरह से जब नियर द ओशन या नियर द वाटर एयर सैचुरेटेड हो गई, एयर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन मजीद ऊपर होती होती स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गई, या उस लेयर तक जहां पर यूवी रेज बहुत ज्यादा थी। तो यूवी रेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से ओजोन बनी, और आहिस्ता आहिस्ता ओजोन की क्वांटिटी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे ओजोन की क्वांटिटी बढ़ती चली गई, यूवी रेडिएशन का जमीन तक पहुंचना मुश्किल होता गया, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज बाय ओजोन। ओजोन के साथ यूवी रेज का रिएक्शन होना शुरू हो गया, और उससे एज द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगेन प्रोड्यूस होता है। और इसी तरह से ओजोन का एक साइकिल चल रहा है कि ऑक्सीजन की, उससे यूवी रेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन में कन्वर्ट होता है, और ओजोन अगेन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके उसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन का एक साइकिल स्टार्ट हुआ। अब ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो हायर ऑर्डर्स में है उसमें दो आ जाते हैं कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंज्यूम होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन अगेन रिलीज हो रही है। ठीक है, और ओजोन भी बन रही है, उसमें भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही कंज्यूम हो रहा है थ्रू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन से ओजोन बन रही है। तो ये था ऑक्सीजन का कि किस तरह से ऑक्सीजन के रिएक्शन हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कार्बन किस तरीके से साइकिल में रहती है, और इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मैंने ऑक्सीडेशन आपको पढ़ाई थी, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर चुके हैं, उसमें हम नाइट्रोजन का भी रिएक्शन कर चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रहती थी तो ये मैंने आज ऑक्सीजन भी कर दिया है, यानी कि ये आपका टॉपिक वो कंप्लीट हो गया है कि रिएक्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। उसमें एयर पोल्यूटेंट में आपने नाइट्रोजन के भी पोल्यूटेंट जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को भी क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीजन के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस आज का वो जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो टॉपिक आज के इसमें फिनिश हो गया।